ठीक है, तो आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि एक नंबर का होता है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस करना है वो इंग्लिश पे फोकस करना है और स्पेलिंग्स पे, क्योंकि हिंदी आप सभी को नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इसलिए स्पेलिंग जितने भी हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आप सभी को याद करना होगा। ठीक, तभी आपको नंबर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पवन सीरीज का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से ऐसे जो स्कूली स्तर पर है क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसका आंसर करना है। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। इसका जो आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात के अनुसार 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। कौन कौन सा? टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी जो भी आप इंग्लिश बोल रहे हो उसको समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलने के लिए, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश यानी लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। तो ये क्या है? स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है सेकंड की, राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी भाषा सीखने के एक सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, जो भी आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हो उसमें क्या एक सिद्धांत है, इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, यानी मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पूछा राइट द वन प्रिंसिपल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी टीचिंग रीडिंग के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, द अल्फाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। ठीक है, यानी वर्णमाला विधि, ध्वनि विधि जिसे हम फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फोनिक यानी ध्वनि विधि, लुक एंड से मेथड यानी आप कह सकते हो यहाँ पे देखो और कहो विधि, द सेंटेंस विधि यानी वाक्य विधि। तो ये पठन पाठन की निम्न विधियाँ हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। ठीक है, तो ये जो विधियाँ हैं याद कर लीजिएगा, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज स्टोरी मेथड, यानी स्टोरी मेथड क्या है, कहानी विधि क्या है। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। ठीक है, इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। याद करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज स्टोरी मेथड, इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग in dealing with connected with the child's everyday life, यानी इस पद्धति में एक सरल कहानी ली गई है जो दिलचस्प है और बच्चे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कहानियों को लेते हैं। तो सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन, यानी इस विधि में एक सिंपल स्टोरी को लेते हैं, एक सिंपल कहानी, विच इज़ इंटरेस्टिंग यानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, इन डीलिंग विद द कनेक्टेड, एंड वो जो कनेक्ट होता है जो स्टोरी यानी बच्चों के लाइफ से, जो भी उनका रोज़मर्रा का जीवन होता है, लाइफ होता है, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, डीलिंग यानी उससे ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक, कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर अगला है डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज दिस वर्ड it states a
पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन assumption which one believes but cannot necessarily prove। यानी यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिकोण की परिभाषा दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अप्रोच जो कि हमने डिस्कस भी किया था, अप्रोच की यानी जो आपकी दृष्टिकोण की परिभाषा है, इसको परिभाषित करें। डिफाइन द डिफिनीशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका जो अपने शब्दों में एंथोनी ने डिफाइन किया है अप्रोच यानी दृष्टिकोण का परिभाषा, इन्होंने बोला है इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन अजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। यानी आप कह सकते हो कि एंथोनी परिभाषित करता है कि दृष्टिकोण इन शब्दों में, यानी वह बताते हैं कि दृष्टिकोण या आप कह सकते हो दार्शनिक एक धारणा जो कोई मानता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे साबित ही करता है। नेसेसरी नॉट प्रूव, कैन नॉट प्रूव, ठीक है। यानी उस जो भी दृष्टिकोण है, अप्रोच है, जो भी दार्शनिक है, ये क्या है, एक धारणा है, जरूरी नहीं है कि वो उसको साबित ही करे, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जो है एंथोनी ने अपने शब्दों में दिया है अप्रोच का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड, ठीक है। यानी आपको क्या अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंट है इसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने अप्रोच के बारे में जाना और यहाँ पे अब पूछ रहा है कि मेथड, क्योंकि अप्रोच मेथड्स ये दो अलग अलग है। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, मेथड यानी विधि, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग डिफिनेशन बताना है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो आंसर होगा दिस और फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी ये दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियों का जो अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है द स्ट्रक्चरल अप्रोच। यानी क्या है, ये अप्रोच है द सिचुएशनल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, बाइलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। यानी ये एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स, यानी डिफरेंट यानी अलग अलग करके बताइए कि दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और मेथड कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बाइलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, द डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ऑडियोलिंगुअल क्या है, मेथड है। अब देखिए शॉर्टली में बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में जितने भी टॉपिक है कह रहा है कि व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका आंसर जो होगा दिस मेथड emphasizes the importance of reading। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। दिस मेथड emphasizes the importance of reading and neglect training in speaking and listening। यानी व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, यह विधि जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व देता है पढ़ने को, ठीक है, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। नेगलेक्ट किसको करता है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने का जो स्किल्स होता है इसको नेगलेक्ट कर देता है। देन इसका जो आंसर होगा दिस मेथड एम्फसाइजेस यानी जोर देना द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेगलेक्ट ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो है किसने इन्वेंटेड किया है, तो डॉटसन ने किया है। यहाँ पे पूछा है कि द्विभाषी विधि क्या है, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों ही पैटर्न्स होते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा था, ठीक है। वर्ड्स पैटर्न भी रहता है और
सेंटेंस पैटर्न भी रहता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगर हम सिंपल कहें, यानी इस विधि में शिक्षक जो होता है अंग्रेजी के अर्थ यानी जो है वो दोनों ही वर्ड्स एंड जो सेंटेंस पैटर्न है उसको आप अपने मदर टंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि, अगर आपको कोई भी दूसरा लैंग्वेज या अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप उसको मदर टंग यानी मातृभाषा की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। एंड आप अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका द्विभाषी विधि होता है, ठीक है, इसमें तुरंत समझने के लिए आप देख सकते हो इमीडिएटली टू रिकॉल, यानी जो भी प्रशिक्षु जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पुपल्स यानी शिष्य होते हैं, उनको बहुत ही जल्द जिस तरीके से स्थिति जैसा आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, जैसा सिचुएशन होता है, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट आपको उसी टाइम इमीडिएटली रिकॉल यानी समझने के लिए आपको बताना होता है। ठीक है। तो व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, देन इसका आंसर हो जाएगा, इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगला है explain one merit of bilingual method। ठीक है, यानी द्विभाषी की एक योग्यता बताइए। bilingual method emphasize on development of skills of language listening, speaking, reading and writing। यानी जो आपका द्विभाषी विधि में जो कौशल के विकास पे जोर दिया जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि इन चारों पर ही दिया जाता है द्विभाषी विधि। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। देन बाइलिंगुअल मेथड एम्फसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल। यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो किस पे, रीडिंग। यानी पूछ रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है इसको न्यू विधि के नाम से भी जानते हैं, न्यू मेथड के नाम से डॉक्टर वेस्ट को ही जानते हैं। यहाँ कह रहा है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी जो डॉक्टर वेस्ट नई विधि है इसके क्या एक फायदे बताइए। तो यह विधि पढ़ने में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, यानी सबसे ज़्यादा जो फोकस या कह सकते हो स्थान देती है, महत्व देती है, वो रीडिंग स्किल को देती है। कौन? तो जो आपका डॉक्टर न्यू, क्योंकि आप सभी को पता है जो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो भी किस पे फोकस करता है, तो रीडिंग पे ही करता है। और वो जो आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये भी रीडिंग पर ही फोकस करता है, रीडिंग स्किल। अगला जो प्रश्न है, डिफाइन डायरेक्ट मेथड। ये बहुत शॉर्टली में दिया है और आप बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हो। डिफाइन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज यानी डायरेक्ट मेथड को मॉडर्न लैंग्वेज भी कहते हैं। थ्रू conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का अनुवाद नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, जो जैसे कि आपको पता है ग्रामर या बाइलिंगुअल मेथड जो है उसमें आप मदर टंग में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट देकर उनको समझा सकते हो मदर टंग में। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है यह एक फॉरेन लैंग्वेज यानी आप कह सकते हो स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन डायरेक्ट मेथड, तो आप इसको याद कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। डायरेक्ट मेथड इज अ method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion and reading in the language itself without the use
ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन, देख सकते हो ना, विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। यानी इसमें हम ज़्यादा जैसे कि हम लोग पढ़ते आते हैं, कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्रामर ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड है बस समझने से मतलब है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लिया तो बहुत ज़्यादा है, आपको उसके बारे में ग्रामर यानी किस तरीके से क्या किया गया है ग्रामर नहीं बताया जाता है। यही लिखा है विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, यानी बहुत ही कम ग्रामर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम हिंदी में अगर हम इसको बताएं कि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि एक विदेशी भाषा सिखाने की एक विधि है, क्योंकि क्या कह रहा है, फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा, विशेष रूप से एक आधुनिक भाषा, बातचीत, चर्चा माध्यम, ठीक है। इसकी यूज़ के लिए बिना भाषा मतलब जो लैंग्वेज है उसी भाषा में पढ़ना बिना अनुवाद किए, और केवल फॉर्मल ग्रामर यानी औपचारिक ग्रामर का ही यूज़ करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। जैसे फ्रेंड्स हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जब डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ड को जैसे 3-4 वर्ड है रीअरेंज करना होता है, तो हमें क्या पता है उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में पता है। आप किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाओ जिससे कुछ अर्थपूर्ण भाव निकल सके। वही कह रहा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी, यानी आपको स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक में बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल करना होगा, मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि एक विदेशी भाषा सिखाना संरचनाओं जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें महारत अधिक से अधिक हासिल करना है, और जो भी शब्दावली है, ठीक है, वोकैबुलरी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको भी आप सभी को इसके वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज अ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो आपका संरचनात्मक है इसके कितने प्रकार है बताइए। बेसिकली वी मे डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी जो है आमतौर पर इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस पैटर्न, फॉर्मूला और आइडियम्स या एडियम्स। तो ये 4 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक ऑब्जेक्ट लिखिए। टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एंड एसेशनल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, ठीक है। यानी 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए, अर्थात एक एसेशनल वोकैबुलरी और अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, ठीक है। तो ये यानी जैसे कि हमने पहले ही बोला जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी शब्दावली है, इतने वर्ड्स के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। स्ट्रक्चर में मास्टरी यानी महारत हासिल करना होगा, तभी किसी भी वर्ड का आप बहुत ही आसानी के साथ उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ताकि उसका एक कुछ अर्थ निकल सके। अगला जो क्वेश्चन है राइट द अदर नेम निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखा, द ओरल अप्रोच। अगला प्रश्न है राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियोलिंगल मेथड। ऑडियोलिंगल मेथड क्या है, बहुत ही कम शब्दों में, कुछ शब्दों में इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर होगा इन द ऑडियोलिंगल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट अकर बाय देमसेल्फ, द अकर मोस्ट नेचुरली विदिन अ कॉन्टेक्स्ट। द ऑडियोलिंगल मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जैसे कि हमने ये शायद 2017 का क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया है। यानी ऑडियोलिंगल मेथड क्या है, यानी ऑडियो भाषिक विधि भाषाओं में यानी आप कह सकते हो फॉर्म नहीं होते हैं, स्वयं द्वारा एक संदर्भ में सबसे
स्वाभाविक रूप से घटित हुआ है। ऑडियो लिंगल जो है ये संयुक्त राष्ट्र आप कह सकते हो जो सेकेंड युद्ध हुआ उसी में इसका विकास हुआ था, ऑडियो लिंगल मेथड का। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकता है कि ऑडियो लिंगल जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध द्वितीय। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है। देन इसका आंसर होगा द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच, यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है एक लर्नर पर केंद्रित होता है, यानी शिक्षार्थी पर केंद्रित होता है जो सीख रहा है। इन दिस अप्रोच यानी इस दृष्टिकोण में एवरीथिंग फॉर्म फ्लुएंसी, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह, यानी जो कुछ भी कहते हो, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश बोल देते हैं उसके बाद हिंदी बता देंगे। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फॉर्म फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस और इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है यह सीखने पर जो भी लर्नर होता है उसी पे केंद्रित होता है। इस दृष्टिकोण में जो कुछ भी बोला जाता है बहुत ही धारा प्रवाह के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, जो कुछ भी आप कहते हो। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज प्रोज, यानी जो गद्य है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉलेज के अनुसार प्रोज इज द वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी जो भी गद्य होते हैं उनके जो शब्द होते हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। अगला जो प्रश्न है राइट टू एम्स ऑफ प्रोज, यानी गद्य के दो उद्देश्य क्या है। टू प्रिपेयर देम for silent reading, to develop their active and passive vocabularies. अगला जो प्रश्न है कि give definition of poetry. आंसर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हडसन के अनुसार poetry is a made out of life, belongs to life and exists for life only, ठीक है, यानी पोएट्री का ये डेफिनेशन है। यानी अगर हम इसका हिंदी में बोले जैसे कि यहाँ पे कह रहा है गिव डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हडसन, यानी प्रोफेसर हडसन के अनुसार, ठीक है, अब इसमें प्रोफेसर हडसन के अनुसार इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि कविता जीवन से बनी है और जीवन से संबंधित है और जीवन के लिए ही अस्तित्व में है। पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। अगला प्रश्न है गिव द टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी जो कविता है इसमें दो उद्देश्य क्या है। टू अनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम द स्टाइल ऑफ द पोएम, ठीक है, यानी छात्रों की सुंदरता की सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए और कविता की जो शैली है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, यानी कह रहा है कि कविता के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो कविता के 3 पहलू हैं। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, ठीक है। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री, यानी कविता के पहलुओं को इसके बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। पोएट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट, कौन कौन से पहलू हैं। इमोशनल, इमेजिनेटिव और राइदमिक, ठीक है, या रिदमिक। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स का डेफिनेशन क्या है। लैंग्वेज गेम आर एडमिरेबल, ठीक है, वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स क्या है। तो जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है, ठीक है, कह रहा है कि एडमिरेबल मतलब प्रशंसा करना, यह क्या है, एक सराहनीय तरीका है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज होते हैं, जो कुछ भी होता है, एक सामाजिक संदर्भ में रखते हैं। उसके बाद कह रहा है द चाइल्ड इज इनकरेज्ड, ठीक है, यानी बच्चा इन सभी, ठीक है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी, यानी जो भी बालक होता है, जो कुछ भी इसमें सीखता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, देन इसका आंसर होगा इंग्लिश में लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज
placed language in a social context, the child is encouraged, यानी जो कुछ भी child होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रोत्साहित होते रहते हैं to use all this linguistic knowledge, capacity, activity. अगला प्रश्न है what is conversation? Conversation is dialogue between two person. अगला प्रश्न है कि how many vowels in A to Z? How many vowels A to Z? Then इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5. कौन कौन सा? A, E, I, O, U. ये क्या होते हैं? vowels होते हैं. Choose the correct word from the bracket and write in the blank. J for यहाँ पे क्या होगा? जग. L for lion, X for Xmas. ठीक है, यानी जो क्रिसमस होता है, Xmas ट्री. तो यहाँ पर ये हो गया. अगला जो प्रश्न है rearrange the jumbled by letters in the correct alphabetical word order. यानी सिंपल यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल तरीके से, यानी पहले कौन आएगा? सिंपल यहाँ पे कर देना. L आएगा, M आएगा, N, O, P. ठीक है, सबसे पहले U आएगा, फिर V, फिर W, फिर X, फिर Y. उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले Q, R, U, V. सॉरी, यहाँ पे Q, R, H, U, V. अगला प्रश्न है हाउ मेनी कंसोनेंट इन A to Z? Then 21. Write 5 names of vegetables: potato, pea, tomato, ginger, carrot. अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ विल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के नाम. एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वोल्फ, बियर. क्वेश्चन नंबर राइट 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स: पैरेट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन. अगला क्वेश्चन है राइट 5 नेम्स ऑफ पिट एनिमल्स: डॉग, क्रो, कैट, ऑक्स, गॉट. अगला जो प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स: मैंगो, एप्पल, पपाया होगा, ग्रेप्स, बनाना. अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे होगा पिक्चर प्लांट, कोवाल्टी, सैंड्यू, तुलिस, एलोवेरा. राइट द नेम ऑफ डेज इन द वीक: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. क्वेश्चन नंबर अगला है राइट द 11 to 20 figures in words: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इनको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है. अगला प्रश्न है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, 240p में कर लीजिएगा. अगला जो प्रश्न है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स: 1942, 7989. इसको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है. तो 19 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 79 एंड उसके बाद से 89. अगला प्रश्न है राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस: आई रीड अ पोएम. सिंपल सेंटेंस, साधारण. अगला प्रश्न है विच इज आवर नेशनल गेम? देन हॉकी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल: द गार्डन हैड, यहाँ पे एन एप्पल, क्योंकि जो ए होता है क्या है? वॉवेल्स है. एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री. ठीक है. अगला जो प्रश्न है कि राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल. यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रिगार्डिंग स्किल. ठीक. देन इसका आंसर होगा इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज़ बीन प्रैक्टिकल ओरली. यानी कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी भाषा के सिद्धांत को, यानी दूसरी भाषा को जो भी हम सीखते हैं, जो भी सिद्धांत होता है उसके पढ़ने का कौशल विकसित करना. यानी आप कह सकते हो किस तरीके से करते हैं. तो यहाँ पर एक सिद्धांत होता है इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में द सेम मैटर शुड बी गिवन रीड विच हैज़ बीन प्रैक्टिकल ओरली. यानी आप केवल और केवल पढ़ो और उसका प्रैक्टिकल ओरली, यानी बोल के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंड लैंग्वेज बहुत जल्दी उसमें डेवलप होगा. अगला प्रश्न गिव ऑन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड. यानी इसका आंसर होगा रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट बिल्डिंग, इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी. तो ये जोर पढ़ने के क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. यानी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी, यानी बहुत मतलब आप उसमें हेजिटेशन नहीं होता है, फ्लुएंसी आ जाता है, वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, इम्प्रूव होता है. ठीक है. तो इस तरीके से
तेज यानी लाउड पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगला आपका प्रश्न है गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी मौन पढ़ने के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ क्विकर एंड देयर फोर सेव टाइम्स, यानी आप कह सकते हो यह जल्दी और यह इसलिए समय भी बचाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे मीन रहेगा द मेजर कैटेगरीज इनटू विच ही वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज इज डिवाइड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर आर्ट इन नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन सा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है। देन नाउन का जो परिभाषा होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म्स several function in English, but naming is clearly the most important. Common noun boy, girl. Proper noun Ram, Kanpur. Collective noun crowd, navy, etc. Material noun word, milk. Abstract noun यानी anger, fear, etc. Pronoun का जो परिभाषा होता है, a pronoun is a word which is used instead of a noun, यानी personal pronoun I, we, us. Relative pronoun who, which. Interrogative pronoun whose, whom. Demonstrative pronoun my, your. Reflexive pronoun myself, himself. Indefinite pronoun once, none, few. Distributive pronoun either, neither. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए। और जितने भी ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए एग्ज़ाम में ज़रूर इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कह सकते हो कि 85 इसमें से जो अति लघु यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार रिविजन करिए ताकि आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पवन सीरीज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से ऐसे जो स्कूली स्तर पर है क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसका आंसर करना है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात के अनुसार 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। कौन कौन सा, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी जो भी आप इंग्लिश बोल रहे हो उसको समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलने के लिए, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश यानी लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। तो ये क्या है, स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है सेकंड की राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी भाषा सीखने के एक सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, जो भी आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हो उसमें क्या एक सिद्धांत है इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, यानी मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है राइट द वन प्रिंसिपल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी टीचिंग रीडिंग के जो पढ़ाने के तरीके हैं
वो क्या हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड, ठीक है। यानी वर्णमाला विधि, ध्वनि विधि जिसे हम फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फोनिक यानी ध्वनि विधि, लुक एंड से मेथड यानी आप कह सकते हो यहाँ पे देखो और कहो विधि, द सेंटेंस विधि यानी वाक्य विधि। तो ये पठन पाठन की निम्न विधियाँ हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, ठीक है। तो ये जो विधियाँ हैं याद कर लीजिएगा, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज स्टोरी मेथड, यानी स्टोरी मेथड क्या है, कहानी विधि क्या है। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन, ठीक है। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। याद करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज स्टोरी मेथड, इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विथ कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरी डे लाइफ। यानी इस पद्धति में एक सरल कहानी ली गई है जो दिलचस्प है और बच्चे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कहानियों को लेते हैं। तो सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन, यानी इस विधि में एक सिंपल स्टोरी को लेते हैं, एक सिंपल कहानी, विच इज़ इंटरेस्टिंग यानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, इन डीलिंग विद द कनेक्टेड एंड वो जो कनेक्ट होता है जो स्टोरी यानी बच्चों के लाइफ से, जो भी उनका रोज़मर्रा का जीवन होता है, लाइफ होता है, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। डीलिंग यानी उससे ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक, कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज दिस वर्ड्स it states a point of view or philosophy or an assumption which one believes but cannot necessarily prove। यानी यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिकोण की परिभाषा दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अप्रोच जो कि हमने डिस्कस भी किया था, अप्रोच की यानी जो आपकी दृष्टिकोण की परिभाषा है, इसको परिभाषित करें। डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका जो अपने शब्दों में एंथोनी ने डिफाइन किया है अप्रोच यानी दृष्टिकोण का परिभाषा, इन्होंने बोला है इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन अजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। यानी आप कह सकते हो कि एंथोनी परिभाषित करता है कि दृष्टिकोण इन शब्दों में, यानी वह बताते हैं कि दृष्टिकोण या आप कह सकते हो दार्शनिक एक धारणा जो कोई मानता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे साबित ही करता है। नेसेसरी नॉट प्रूव, कैन नॉट प्रूव, ठीक है। यानी उस जो भी दृष्टिकोण है, अप्रोच है, जो भी दार्शनिक है, ये क्या है, एक धारणा है, जरूरी नहीं है कि वो उसको साबित ही करे, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जो है एंथोनी ने अपने शब्दों में दिया है अप्रोच का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड, ठीक है। यानी आपको क्या अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंट है इसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने अप्रोच के बारे में जाना और यहाँ पे आप पूछ रहा है कि मेथड, क्योंकि अप्रोच मेथड्स ये दो अलग अलग है। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, मेथड यानी विधि, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग डिफिनीशन बताना है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो आंसर होगा, दिस और फॉलोइंग अप्रोचेस
एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी ये दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियों का जो अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी क्या है ये अप्रोच है, द सिचुएशनल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, बायलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, यानी ये एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स, यानी डिफरेंट यानी अलग अलग करके बताइए कि दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और मेथड कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बायलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, द डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ऑडियोलिंगुअल क्या है मेथड है। अब देखिए शॉर्टली में बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में जितने भी टॉपिक है कह रहा है कि व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका आंसर जो होगा दिस मेथड emphasizes the importance of reading, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। दिस मेथड emphasizes the importance of reading and neglect training in speaking and listening, यानी व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, यह विधि जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व देता है पढ़ने को, ठीक है, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, नेग्लेक्ट किसको करता है तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने का जो स्किल्स होता है इसको नेग्लेक्ट कर देता है। देन इसका जो आंसर होगा दिस मेथड एम्फसाइजेस, यानी जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेग्लेक्ट ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड जो है किसने इन्वेंटेड किया है तो डॉटसन ने किया है। यहाँ पे पूछा है कि द्विभाषी विधि क्या है, व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड। इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों ही पैटर्न्स होते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा था, ठीक है, वर्ड्स पैटर्न भी रहता है और सेंटेंस पैटर्न भी रहता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगर हम सिंपल कहें यानी इस विधि में शिक्षक जो होता है अंग्रेजी के अर्थ यानी जो है वो दोनों ही वर्ड्स एंड जो सेंटेंस पैटर्न है उसको आप अपने मदर टंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि बायलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि, अगर आपको कोई भी दूसरा लैंग्वेज या अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप उसको मदर टंग यानी मातृभाषा की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एंड आप अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका द्विभाषी विधि होता है, ठीक है, इसमें तुरंत समझने के लिए आप देख सकते हो इमीडिएटली टू रिकॉल, यानी जो भी प्रशिक्षु जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पुपल्स यानी शिष्य होते हैं उनको बहुत ही जल्द जिस तरीके से स्थिति जैसा आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो जैसा सिचुएशन होता है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट आपको उसी टाइम इमीडिएटली रिकॉल यानी समझने के लिए आपको बताना होता है, ठीक है। तो व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड, देन इसका आंसर हो जाएगा इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगला है explain one merit of bilingual method, ठीक है, यानी द्विभाषी की एक योग्यता बताइए। bilingual method emphasize on development of skills of language listening, speaking, reading and writing, यानी जो आपका द्विभाषी विधि में जो कौशल के विकास पे जोर दिया जाता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि इन चारों पर ही दिया जाता है द्विभाषी विधि, ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। देन बायलिंगुअल मेथड एम्फसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो किस पे, रीडिंग, यानी पूछ रहा है कि
यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है इसको न्यू विधि के नाम से भी जानते हैं, न्यू मेथड के नाम से डॉक्टर वेस्ट को ही जानते हैं। यहाँ कह रहा है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी जो डॉक्टर वेस्ट नई विधि है इसके क्या एक फायदे बताइए। तो यह विधि पढ़ने में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, यानी सबसे ज़्यादा जो फोकस या कह सकते हो स्थान देती है, महत्व देती है, वो रीडिंग स्किल को देती है। कौन? तो जो आपका डॉक्टर न्यू, क्योंकि आप सभी को पता है जो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो भी किस पे फोकस करता है, तो रीडिंग पे ही करता है। और वो जो आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये भी रीडिंग पर ही फोकस करता है, रीडिंग स्किल। अगला जो प्रश्न है डिफाइन डायरेक्ट मेथड, ये बहुत शॉर्टली में दिया है और आप बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हो। डिफाइन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज यानी डायरेक्ट मेथड को मॉडर्न लैंग्वेज भी कहते हैं। थ्रू conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का अनुवाद नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, जो जैसे कि आपको पता है ग्रामर या बाइलिंगुअल मेथड जो है उसमें आप मदर टंग में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट देकर उनको समझा सकते हो मदर टंग में। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है यह एक फॉरेन लैंग्वेज यानी आप कह सकते हो स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन डायरेक्ट मेथड, तो आप इसको याद कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। डायरेक्ट मेथड इज अ method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation, देख सकते हो ना, without translation and without the study of formal grammar। यानी इसमें हम ज़्यादा जैसे कि हम लोग पढ़ते आते हैं, कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्रामर ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड है बस समझने से मतलब है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लिया तो बहुत ज़्यादा है, आपको उसके बारे में ग्रामर यानी किस तरीके से क्या किया गया है ग्रामर नहीं बताया जाता है। यही लिखा है विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, यानी बहुत ही कम ग्रामर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम हिंदी में अगर हम इसको बताएं कि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि एक विदेशी भाषा सिखाने की एक विधि है, क्योंकि क्या कह रहा है, फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा, विशेष रूप से एक आधुनिक भाषा, बातचीत, चर्चा माध्यम। ठीक है, इसकी यूज़ के लिए बिना भाषा मतलब जो लैंग्वेज है उसी भाषा में पढ़ना बिना अनुवाद किए, और केवल फॉर्मल ग्रामर यानी औपचारिक ग्रामर का ही यूज़ करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। जैसे फ्रेंड्स हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जब डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ड को जैसे 3-4 वर्ड है रीअरेंज करना होता है, तो हमें क्या पता है उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में पता है। आप किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाओ जिससे कुछ अर्थपूर्ण भाव निकल सके। वही कह रहा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी, यानी आपको स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक में बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल करना होगा, मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि एक विदेशी भाषा सिखाना संरचनाओं जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें महारत अधिक से अधिक हासिल करना है, और जो भी शब्दावली है, ठीक है, वोकैबुलरी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको भी आप सभी को इसके वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी
जो आपका संरचनात्मक है इसके कितने प्रकार है बताइए। बेसिकली वी मे डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी जो है आमतौर पर इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस पैटर्न, फॉर्मूला और आइडियम्स या एडियम्स। तो ये 4 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक ऑब्जेक्ट लिखिए। टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एंड एसेशनल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, ठीक है, यानी 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए, अर्थात एक एसेशनल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, ठीक है। तो ये यानी जैसे कि हमने पहले ही बोला जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी शब्दावली है, इतने वर्ड्स के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में मास्टरी यानी महारत हासिल करना होगा, तभी किसी भी वर्ड का आप बहुत ही आसानी के साथ उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ताकि उसका एक कुछ अर्थ निकल सके। अगला जो क्वेश्चन है राइट द अदर नेम निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखा, द ओरल अप्रोच। अगला प्रश्न है राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियोलिंगल मेथड। ऑडियोलिंगल मेथड क्या है? बहुत ही कम शब्दों में, कुछ शब्दों में इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर होगा इन द ऑडियोलिंगल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट अकर बाय देमसेल्फ, द अकर मोस्ट नेचुरली विदिन अ कॉन्टेक्स्ट। द ऑडियोलिंगल मेथड वाज developed in the United States during World War II। जैसे कि हमने ये शायद 2017 का क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया है। यानी ऑडियोलिंगल मेथड क्या है? यानी ऑडियो भाषिक विधि भाषाओं में यानी आप कह सकते हो फॉर्म नहीं होते हैं, स्वयं द्वारा एक संदर्भ में सबसे स्वाभाविक रूप से घटित हुआ है। ऑडियो लिंगल जो है ये संयुक्त राष्ट्र आप कह सकते हो जो सेकेंड युद्ध हुआ उसी में इसका विकास हुआ था ऑडियो लिंगल मेथड का। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकता है कि ऑडियो लिंगल जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध द्वितीय। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है। देन इसका आंसर होगा द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच, यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है एक लर्नर पर केंद्रित होता है, यानी शिक्षार्थी पर केंद्रित होता है जो सीख रहा है। इन दिस अप्रोच यानी इस दृष्टिकोण में एवरीथिंग फॉर्म फ्लुएंसी, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह, यानी जो कुछ भी कहते हो, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश बोल देते हैं उसके बाद हिंदी बता देंगे। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस और इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है यह सीखने पर जो भी लर्नर होता है उसी पे केंद्रित होता है। इस दृष्टिकोण में जो कुछ भी बोला जाता है बहुत ही धारा प्रवाह के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, जो कुछ भी आप कहते हो। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज प्रोज, यानी जो गद्य है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉलेज के अनुसार प्रोज इज द वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी जो भी गद्य होते हैं उनके जो शब्द होते हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। अगला जो प्रश्न है राइट टू एम्स ऑफ प्रोज, यानी गद्य के 2 उद्देश्य क्या है। टू प्रिपेयर देम for silent reading, to develop their active and passive vocabularies। अगला जो प्रश्न है कि give definition of poetry। आंसर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हडसन के अनुसार poetry is a made out of life, belongs to life and exist for life only, ठीक है, यानी पोएट्री का ये डेफिनेशन है। यानी अगर हम इसका हिंदी में बोले जैसे कि यहाँ पे कह रहा है गिव डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हडसन, यानी प्रोफेसर हडसन के अनुसार, ठीक है, अब इसमें प्रोफेसर हडसन के अनुसार इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि कविता जीवन से बनी है और जीवन से संबंधित है और जीवन के लिए ही अस्तित्व में है। पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली,
अगला प्रश्न है गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी जो कविता है इसमें 2 उद्देश्य क्या है? टू अनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम द स्टाइल ऑफ द पोएम। ठीक है, यानी छात्रों की सुंदरता की सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए और कविता की जो शैली है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, यानी कह रहा है कि कविता के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो कविता के 3 पहलू हैं। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, ठीक है। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री, यानी कविता के पहलुओं को इसके बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। पोएट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट, कौन कौन से पहलू हैं? इमोशनल, इमेजिनेटिव और राइथमिक, ठीक है, या रिदमिक। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स का डिफिनीशन क्या है? लैंग्वेज गेम आर एडमिरेबल, ठीक है, वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स क्या है? तो जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है, ठीक है, कह रहा है कि एडमायरेबल मतलब प्रशंसा करना, यह क्या है? एक सराहनीय तरीका है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज होते हैं, जो कुछ भी होता है, एक सामाजिक संदर्भ में रखते हैं। उसके बाद कह रहा है द चाइल्ड इज इनकरेज्ड, ठीक है, यानी बच्चा इन सभी, ठीक है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी, यानी जो भी बालक होता है, जो कुछ भी इसमें सीखता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, देन इसका आंसर होगा इंग्लिश में लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज द प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट द चाइल्ड इन इज इनकरेज्ड, यानी जो कुछ भी चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रोत्साहित होते रहते हैं टू यूज ऑल दिस लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन इज डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी वॉवल्स इन ए टू जेड, हाउ मेनी वॉवल्स ए टू जेड, देन इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5, कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। जे फॉर, यहाँ पे क्या होगा? जग। एल फॉर लॉयन, एक्स फॉर एक्समास, ठीक है, यानी जो क्रिसमस होता है, एक्समास ट्री। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला जो प्रश्न है री अरेंज द जम्बल बाय लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल वर्ड ऑर्डर, यानी सिंपल यहाँ पे अल्फाबेटिकल तरीके से, यानी पहले कौन आएगा? सिंपल यहाँ पे कर देना, एल आएगा, एम आएगा, एन, ओ, पी, ठीक है, सबसे पहले यू आएगा, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्यू, आर, यू, भी, सॉरी यहाँ पे क्यू, आर, एच, यू, भी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी कंसोनेंट इन ए टू जेड, देन 21। राइट 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो, पी, टोमेटो, जिंजर, कैरेट। अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ विल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के नाम, एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वोल्फ, बियर। क्वेश्चन नंबर राइट 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स, पैरेट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन। अगला क्वेश्चन है राइट 5 नेम्स ऑफ पिट एनिमल्स, डॉग, क्रो, कैट, ऑक्स, गॉट। अगला जो प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पपाया होगा, ग्रेप्स, बनाना। अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे होगा पिक्चर प्लांट, कोवाल्टी, सैंड्यू, तुलिस, एलोवेरा। राइट द नेम ऑफ डेज इन द वीक, इन वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्वेश्चन नंबर अगला है राइट द 11 to 20 फिगर्स इन वर्ड्स, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इनको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, 240p में कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स,
19427989, इसको क्या करना है, वॉट्स में लिखना है। तो 19 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 79 एंड उसके बाद से 89। अगला प्रश्न है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। आई रीड अ पोएम। सिंपल सेंटेंस साधारण। अगला प्रश्न है विच इज आवर नेशनल गेम, देन हॉकी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड, यहाँ पे एन एप्पल, क्योंकि जो ए होता है क्या है, वॉवेल्स है। एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रिगार्डिंग स्किल। ठीक। देन इसका आंसर होगा इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकल ओरली। यानी कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी भाषा के सिद्धांत को, यानी दूसरी भाषा को जो भी हम सीखते हैं, जो भी सिद्धांत होता है उसके पढ़ने का कौशल विकसित करना। यानी आप कह सकते हो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर एक सिद्धांत होता है इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में, द सेम मैटर शुड बी गिवन रीड विच हैज़ बिन प्रैक्टिकल ओरली। यानी आप केवल और केवल पढ़ो और उसका प्रैक्टिकल ओरली यानी बोल के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंड लैंग्वेज बहुत जल्दी उसमें डेवलप होगा। अगला प्रश्न गिव ऑन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। यानी इसका आंसर होगा रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट बिल्डिंग इम्प्रूविंग वोकैबुलरी स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। तो ये जोर पढ़ने के क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यानी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी, यानी बहुत मतलब आप इसमें हेजिटेशन नहीं होता है, फ्लुएंसी आ जाता है, वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो इस तरीके से तेज यानी लाउड पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगला आपका प्रश्न है गिव ऑन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। यानी मौन पढ़ने के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ क्विकर एंड देयरफॉर सेव टाइम्स। यानी आप कह सकते हो यह जल्दी और यह इसलिए समय भी बचाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे मीन रहेगा द मेजर कैटेगरीज इनटू विच ही vocabulary of language is divided are known as part of speech. There are art in numbers in English language. कौन कौन सा होता है part of speech? यानी noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है। देन नाउन का जो परिभाषा होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉमन नाउन बॉय गर्ल, प्रॉपर नाउन राम कानपुर, कलेक्टिव नाउन क्रोट नेवी etc। मटेरियल नाउन वर्ड मिल्क, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एंगर फियर etc। प्रोनाउन का जो परिभाषा होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विथ is used instead of a noun। यानी पर्सनल प्रोनाउन I, we, us, relative pronoun who, which, interrogative pronoun whose, whom, demonstrative pronoun my, your, reflexive pronoun myself, himself, indefinite pronoun once, none, few, distributive pronoun either, neither। ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी में आप सभी को इसमें नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो स्पेलिंग्स पे फोकस करना है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको याद करना है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न है, 1 से 2 लाइन में लिखना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको याद करो। ठीक है। और जितने भी इसमें महत्वपूर्ण जो वर्ड्स है उसका स्पेलिंग्स प्लस उसका हिंदी में जानने का प्रयास करो। ठीक। अब यहाँ आप अगर अनुवाद करने लगेंगे, क्योंकि अनुवाद तो करना नहीं है, आप सभी को याद करना है और आप सब जानते हो जितना भी हिंदी में व्याकरण होता है वही इंग्लिश में कर दिया है। ठीक। तो आप सभी घबराइए नहीं कि किस तरीके से इंग्लिश होगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जेंडर।
ठीक, जेंडर मतलब आप सभी को पता है। लिंग के कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला होता है वो होता है मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर यानी आप कह सकते हो पुरुष लिंग। ठीक है, मेल सेक्स मैन। अगला है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, फीमेल सेक्स वोमेन डक। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो है कॉमन जेंडर यानी मेल एंड फीमेल सेक्स यानी स्टूडेंट चाइल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, लाइफलेस थिंग, पेन बुक। ठीक, तो ये काइंड्स ऑफ जेंडर्स के प्रकार है जो कि चारों आप याद कर सकते हो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अगला जो प्रश्न है गिव द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है 3 टाइप्स के होता है। पहला है ए आर्टिकल अ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट्स साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल अ बॉय अ गर्ल। एंड का यूज करते हैं आर्टिकल एंड यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल एन एप्पल एंड आउ। ठीक, द का यूज कहाँ करते हैं, तो द का यूज आर्टिकल द डेफिनिट आर्टिकल, इट इज यूज टू रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग, एग्जाम्पल सन मून। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका आर्टिकल होता है वो 3 टाइप का होता है। इसमें 3 होते हैं, एक तो ए होता है और दूसरा एन होता है और तीसरा जो होता है वो होता है द। ठीक है, उसको दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। तो अ का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं। अ का यूज जितने भी व्यंजन यानी कंसोनेंट जो होते हैं, इंग्लिश में कंसोनेंट की संख्या कितनी है 21 है, इंग्लिश में वॉवेल्स की संख्या कितनी है 5 है। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी 21 लेटर, जैसे आपका जो आपका मान लीजिए जेड हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होता है। आई क्या होता है, यहाँ पे वॉवेल्स होता है, यानी जो वॉवेल्स होते हैं उनकी संख्या 5 है। अब एन का जो यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एप्पल, तो हम इसको इसके सामने एप्पल में जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या है, ए है, तो इसके सामने हम ए एप्पल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन एप्पल। यानी जितने भी आपके 5 वॉवेल से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तब हम वहाँ ए न लगाकर एन लगाएंगे। ठीक है, और ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए दिया है अ गर्ल अ बॉय, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो बॉय जो स्टार्ट हो रहा है बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या है, एक व्यंजन है। उसी प्रकार से गर्ल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जी यानी क्या है, एक कंसोनेंट यानी व्यंजन है। द का हम यूज कहाँ करते हैं, तो द का यूज किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, कोई विशेष स्थान के लिए। ठीक है, जैसे सन मून, इस तरीके से चंद्रमा, तो द सन कहेंगे, द सन कहेंगे। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं उनके सामने, यानी सिंपल आप याद कर सकते हो पार्टिकुलर। ठीक, तो इस तरीके से आप सभी को ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिव द आर्टिकल्स अ एंड द, तो इसके टाइप से पूछ लेते हैं और डिफिनीशन याद करना बेहद ही जरूरी है, वो भी इंग्लिश में। आर्टिकल इज used before consonant sound of countable noun। ठीक, एन का यूज आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर बिफोर वोवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, एंड द का आर्टिकल इज डेफिनिट आर्टिकल, इट इज यूज्ड टू रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन। अगला जो प्रश्न है, व्हाट डू यू एडजेक्टिव मीन बाय, यानी विशेषण का क्या मतलब होता है। देन इसका जो आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और पर्सन। यानी आप कह सकते हो विशेषण एक शब्द है। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी यह जो है आप कह सकते हो कि गुणवत्ता, मात्रा, संख्या, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम के क्रम का वर्णन करता है। ठीक है, सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देन व्हाट यू मीन बाय एडजेक्टिव, देन इसका आंसर होगा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे ही इज एन ओल्ड मैन, यानी ये क्या कर रहा है, इस मैन का विशेषण बता रहा है, यानी क्या है। और देखिए यहाँ पे एन ओल्ड, ठीक है, क्योंकि ए आई ओ यू ये क्या होते हैं, ए यहाँ पे ई रहेगा एक, ए ई आई यू, तो यहाँ पे अगर हम ओल्ड यूज करते हैं यानी वह एक बूढ़ा व्यक्ति है।
तो वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो ओ क्या है, यहाँ पे वॉवेल्स है AIOU। तो यहाँ पे जब वॉवेल्स है ओ तो हम क्या ए नहीं लगाएंगे, ओल्ड नहीं लिखेंगे, एन ओल्ड। तो इसी तरीके से ही इज एन ओल्ड मैन, यानी वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषण बता रहा है कि वो क्या है, तो बूढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। आंसर होगा सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड्स बनता है, उसी प्रकार से वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है, एक पूरा वाक्य का निर्माण होता है। देन इसका आंसर हो जाएगा सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि जब वर्ड्स मिलते हैं, पूरे होते हैं, तो एक उस सेंटेंस से एक सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है। ठीक, तो एक लाइन का है सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के 6 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरीके से इंट्रोगेटिव आ जाता है। अगला जो प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग रहेगा। ठीक है, अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। पहला क्या दिया है, ही राइट अ लेटर, यानी यहाँ पे अंडरलाइन यानी राइट मतलब क्या होता है, लिखना। ही राइट अ लेटर, यहाँ होगा इसका हिंदी उसने एक पत्र लिखा। इसको क्या कह रहा है, चेंज करने के लिए। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब है क्या है, कह रहा है नाउन वर्ड इनटू वर्ब। तो ही रोट अ लेटर, यानी उन्होंने एक पत्र लिखा था या उसने एक पत्र लिखा था। ठीक, तो ये राइट यानी वर्ब को हमने क्या कर दिया, जो अंडरलाइन है उसको चेंज कर दिया, ही रोट अ लेटर। ठीक, वह पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था, दोनों का सेंस एक ही होगा। ठीक, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए अगला जो प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री। ठीक है, यानी जो डिग्री है इसके कितने प्रकार है। तो 3 डिग्री के प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, पॉजिटिव डिग्री, तीसरा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो काइंड्स ऑफ डिग्री, देन इसका आंसर हो जाएगा 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन है गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की क्या परिभाषा है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक, और क्रिया क्या होता है, लिखना, गाना, सोना, ठीक है, पहनना, ये सभी क्या होता है, क्रिया। तो हिंदी में तो आप सभी को पता है, इंग्लिश में देखिए गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड। ठीक, अ वर्ब इज अ वर्ड यानी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेड व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, has or does verb are used to show what a person or thing is doing, यानी जो भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, being और processing। verb are also called action or doing words। ठीक, यानी जो वर्ब है हम इसका यूज या आप कह सकते हो किसी भी कार्य को शो करने के लिए, या हम जो भी कार्य करते हैं वही क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया यानी जो भी हम वर्क करते हैं। देन अ वर्ब इज अ वर्ड विच से व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, हैज और डज वर्ब आर यूज्ड टू शो व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग। बीइंग और प्रोसेसिंग वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स, यानी यहाँ पे कह रहा है 2 उदाहरण गलत, यानी संज्ञा के 2 उदाहरण गलत और सही लिखिए। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, यानी कश्मीर के लोग क्या है, आकर्षक हैं।
सेकेंड कह रहा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यानी आप कह सकते हो कश्मीर के दृश्य क्या है, आकर्षक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। आई बॉट अ सोप, मैंने एक साबुन खरीदा। सेकंड क्या कह रहा है, आई बॉट अ केक ऑफ सोप, मैंने साबुन का एक केक खरीदा। तो ये क्या है, गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलत, ये सही, ये गलत। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। तो ये भी वैसे ही है जैसे कि संज्ञा के 2 गलत और सही उदाहरण लिखिए, उसी प्रकार से क्रिया के 2 गलत और सही उदाहरण लिखिए। सबसे पहले कह रहा है कि he said that he will come soon। दूसरा कह रहा है he said that he would come soon, यानी इसका जो मीनिंग हो जाएगा, यानी उसने कहा या उन्होंने कहा कि वह जल्द आएंगे। दूसरा कह रहा है he said that he would come soon, यानी उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आएंगे। ठीक। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, I saw the ताज एट आगरा, यानी मैंने आगरा में ताजमहल को देखा। आई हैव बीन द ताज एट आगरा, यानी मैं आगरा का ताजमहल रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये गलत है। ही सेड दैट ही विल कम सून, ही सेड दैट ही वुड कम सून, यानी वो जल्द ही आएंगे, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आएंगे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरीके से ये सही और ये गलत। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या गलत, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी साथ इसको भी कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉलम हम जब बोलते हैं तो एन को क्या होता है, नहीं बोलते हैं, इसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं, क्या सिंपल बोलते हैं कॉलम, यानी जो एन होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पे SYCHOLOGY बोलते हैं, लेकिन जो P है इसको हम नहीं बोलते, यानी क्या है, P यहाँ पे साइलेंट है, साइकोलॉजी। उसी प्रकार से है राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, यानी यहाँ पे 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, कौन कौन से वर्ड्स है जिसमें जो के होता है वो साइलेंट होता है। तो हम यहाँ पे का नाइफ नहीं पढ़ते, इसको हम नाइफ बोलते हैं, के क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से आप सिंपल याद कर सकते हो कि एन के बाद अगर के आता है तो जो के होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। ये याद रख लीजिएगा, अगर एन के बाद एन के पहले अगर के आ जाए तो के वहाँ साइलेंट हो जाता है, ये नियम होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो नाइफ, नॉक, नाइट, नॉलेज। ठीक है, नाइट मतलब होता है पतंग, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉक मतलब नॉक करना दरवाजा, और नाइफ मतलब चाकू। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पूछा है 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, देन नाइफ, नॉक, नाइट एंड नॉलेज। अगला जो क्वेश्चन है राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू, यानी कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें यू क्या होता है, मुख होता है, साइलेंट होता है। यहाँ पे हम क्या इसको पढ़ते हैं, बिल्ड, गिल्ट, गाइड, गेस। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बी के बाद यू, ठीक, ये नियम होता है, अगर एन के बाद के आता है तो क्या होता है, के जो होता है साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगर यू के पहले बी आता है, तो जो यहाँ पे जो यू होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर बी के बाद यू आता है तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगर जी के बाद यू आता है तो जो यू होता है वो साइलेंट होता है। जैसे गिल्ट हो गया, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें साइलेंट नहीं होता है, लेकिन ये कुछ नियम होते हैं जो आप कह सकते हो ट्रिक्स, जिसको आप अपना कर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी के बाद यू है, इसको हम पढ़ते हैं बिल्ड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बिल्ड। तो यहाँ पर हम यू को नहीं पढ़ते हैं, तो यू क्या है, साइलेंट है। उसी प्रकार से बिल्ड, यानी हम BILT को पढ़ते हैं लेकिन यू को नहीं पढ़ते हैं। उसी प्रकार से गिल्ट, GILT को पढ़ते हैं लेकिन यू को लिखते हैं भले लेकिन पढ़ते नहीं है। उसी प्रकार से गाइड, यानी GUI, जी के बाद यू, यानी यू क्या है, साइलेंट। बी के बाद यू क्या है, साइलेंट। उसी प्रकार से गेस, जी के बाद यू है तो यहाँ पर हम इसको साइलेंट कर देंगे, यानी गेस है, तो यहाँ पर हम इसको साइलेंट कर देंगे, यानी गेस। तो ये जितने भी वर्ड है इसमें यू क्या है, साइलेंट है। तो 5 साइलेंट वर्ड्स पूछा है, देन बिल्ड, गिल्ट, गाइड, गेस। ठीक है,
अब देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी जो उच्चारण होता है इसके क्या अर्थ होता है बताइए। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आप सभी को इंग्लिश पे फोकस करना है, और जितने भी वर्ड्स हैं यानी जो शब्द है इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसमें आप देख सकते हो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी जो उच्चारण है इसके क्या अर्थ है एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर they are likely to cause problems for the native speaker of English। यानी इसका मतलब होगा कि कह रहा है cause मतलब होता है कारण। ठीक है, सबसे पहला लाइन कह रहा है pronunciation are given only where they are likely to cause problems for the native speaker of English। नेटिव मतलब क्या होता है, तो देशी होता है, और जितने भी वर्ड्स हैं वो इजी है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है। अब इसका पूरा मतलब क्या कह रहा है कि उच्चारण केवल वही दिए जाते हैं जहां पे, या आप कह सकते हो जहां वे अंग्रेजी के मूल वक्ता, यानी वक्ता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति इंग्लिश वर्ड्स को रीड करता है पढ़ता है उसे हम वक्ता कहते हैं। यानी मूल वक्ता के लिए जब समस्या पैदा करता है तब प्रोनाउंसिएशन, यानी कब, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि इन पार्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड्स। देख सकते हो यहाँ पर जो फॉरेन जो होता है यानी विदेशी जो वर्ड्स यानी विदेशी शब्द, यहाँ पर हम देखिए फॉरेन का जो स्पेलिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आई और जी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन पार्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल टर्म्स रेयर वर्ड्स विथ अनयूजुअल स्ट्रेस पैटर्न एंड वर्ड्स इन विच द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इज डिस्प्यूटेड। सबसे पहले तो अगर हम आप सभी को यहाँ बताएं, फॉरेन वर्ड्स यानी विदेशी शब्द, ठीक है, साइंटिफिक यानी जो भी वैज्ञानिक वाले जो वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, अनयूजुअल मतलब होता है आपका असामान्य। तो ये इसका पूरा जो मतलब हो जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, ठीक, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित। तो ये जितने भी मीनिंग्स है आप याद कर लीजिएगा। ठीक, रेयर मतलब दुर्लभ, अनयूजुअल मतलब असामान्य, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित, ठीक, स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। तो यहाँ पे अगर हम पूरा इसका हिंदी कहें तो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन केवल वही दिए जाते हैं जहां पे अंग्रेजी के मूल वक्ता के लिए जब समस्या आता है। समस्या कब आता है, जब हम विदेशी भाषा बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि विशेष रूप से विदेशी शब्दों और अन्य वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों के लिए असामान्य तनाव पैटर्न, इस तरीके के साथ दुर्लभ शब्द, ठीक, यानी जब आप कह सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तब हम उच्चारण का यूज, या आप कह सकते हो उच्चारण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इंग्लिश में याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, इन पार्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड्स, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress patterns and words in which the standard pronunciation is disputed। अगला जो प्रश्न है कि change the following sentence into passive voice, यानी जो आपका सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है कि he has taken tea, यानी इसका जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा उसने चाय ली, ठीक, उसने चाय ली यानी ही हैज टेकन टी। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, क्योंकि कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देन हम इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, टी हैज बीन टेकन बाय हिम, यानी उसके द्वारा चाय ली गई। तो बहुत इजी है, यानी एक्टिव पैसिव से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे जैसे ही खत्म हो जा रहा है आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ही हैज टेकन टी, देन अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, नाउ क्या हो जाएगा, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। अगला प्रश्न है कि
गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजक्शन का अगर हम हिंदी बताएं तो यहाँ पे होता है संयोजन, यानी उदाहरण के साथ जो कंजक्शन है इसका अर्थ बताए। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल, यानी कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और उदाहरण के साथ इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर होगा कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक, यानी जो कंजक्शन संयोजन, नाम से ही पता चलता है ना संयोजन। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यानी जो कंजक्शन है ये क्या होता है, हर एक शब्द से ज्वाइन होता है, हर एक सेंटेंस से ज्वाइन होता है, हर एक ग्रुप से ज्वाइन होता है। देन आगे आप देख सकते हो इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, यानी आप कह सकते हो कि जो कंजक्शन है यह एक जुड़ने वाला है, यानी आप कह सकते हो हर एक शब्द से ज्वाइन होता है, यह शब्दों के समूह या वाक्यों से जुड़ता है। Give the meaning of conjunction with example. Then conjunction is a joining word. It joining words, group of words and sentence. यानी जो conjunction होता है ग्रुप से, वर्ड से, सेंटेंस से जुड़ता है। एग्जाम्पल भी पूछा है तो आप देख सकते हो मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो आप देख सकते हो हर एक यहाँ पे एंड का हमने यूज किया, मोहन एंड आर ब्रदर्स, यानी क्या करता है, इसको ज्वाइन करता है, जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी जो कॉम्पोजिशन है इसके कितने टाइप्स है। कॉम्पोजिशन का हिंदी होता है रचना। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, तो 2 टाइप्स होता है कॉम्पोजिशन के, ओरल कॉम्पोजिशन और रिटन कॉम्पोजिशन। ओरल मतलब होता है मौखिक और दूसरा रिटन मतलब लिखित। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, देन इसका आंसर हो जाएगा नाउ 2 टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, ओरल कॉम्पोजिशन और रिटन कॉम्पोजिशन। अगला आपका प्रश्न है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो भी वाक्य दिया गया है इसको पंचुएट मतलब होता है विराम चिन्ह का यूज करें। आई एम गोइंग मिल्किंग शायर सी सेड। तो आप यहाँ देख सकते हो इस सेंटेंस में जो विराम चिन्ह का यूज नहीं हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग मिल्किंग शायर सी सेड। ठीक, तो ये आपका सही है। इसमें हमने पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस सेकंड वालों को, यानी सेकंड जो सेंटेंस है इसको बना दिया। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ब्लैंक दे देगा और उसको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे के, ठीक है, डैश ओ डैश एल डैश जी ई। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या हो जाएगा नॉलेज, यानी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी। ठीक, नॉलेज, क्योंकि के भी साइलेंट होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नॉलेज, तो जो आपका यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे जो डी है ई डी ये भी साइलेंट होता है, या आप कह सकते हो जो डी है ये साइलेंट होता है। अगला है यहाँ पे एलिमेंट्री। ठीक, ई डैश टी ए आर वाई, यहाँ पे हम एलिमेंट्री फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कमीशन, फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जितनी भी वर्ड्स है उसके स्पेलिंग्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। और अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर जो सेकंड सेमेस्टर में है ना, इसमें आपको डिफिनीशन किसका याद करना है, मात्र जो अप्रोच है, ठीक है, मेथड्स हैं, इन सबको याद करके। और सेकंड आपको ग्रामर, अगर आप इंग्लिश का ग्रामर पूरा बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी का इंग्लिश में 25 में 25 नंबर, बस इसी 2 टॉपिक से, यानी इंग्लिश का जितना भी ग्रामर होता है और मेथड्स अप्रोच, ये बस 2 जो पॉइंट्स होते हैं इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई लेसन प्लान। देखिए लेसन प्लान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लेसन प्लान का क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू आई के डेविश, लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू अ टीचर्स प्रोग्रेस एज अनप्रिपेयर्डनेस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो लेसन प्लान है इसका क्या मतलब है, तो एलके के अनुसार
जो इन्होंने बताया है कि पाठ्य योजना जो है पहले से ही तैयार होना चाहिए। लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू अ टीचर। यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कुछ भी घातक नहीं है, उसको जो लेसन है वो पहले से ही तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। ठीक, यानी जो लेसन प्लान है इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है यहाँ पर बताइए। द स्ट्रक्चर हैज बीन डिवाइड इनटू द फॉलोइंग सब हेड्स। जैसे आप देख सकते हो, टॉपिक, एम्स ऑफ टीचिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस बुक इफ एनी, टीचिंग एड्स, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल एक्टिविटीज, एवेल्युएशन, असाइनमेंट, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये सभी क्या है, लेसन प्लान के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एवेल्युएशन मतलब क्या होता है, आप इसको पढ़ सकते हो अवैल्यूएशन। ठीक है, अवैल्यूएशन का जो मतलब होता है वो होता है मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी एक का वादा रखना चाहिए। इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। देन प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यानी वादा निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। कह रहा है कि ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। ठीक, यानी जो आपका नाउन वर्ड है, जो शब्द, जो आपका संज्ञा शब्द है, इसको किस में चेंज करना है, तो क्रिया में। कह रहा है ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, यानी उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिली। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। हम इसको ऐसे भी कह रहे हैं कि नाउन वर्ड इनटू वर्ब, तो हम वर्ब में अगर चेंज करते हैं तो वो सफल हो गए। ठीक, ही सक्सीडेड। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर। तो आप सभी को पता है आर्टिकल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। काइंड्स ऑफ आर्टिकल अ एंड द, एग्जाम्पल अ बुक एंड ऑनेस्ट। क्योंकि ऑनेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हम एच क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें नो कंफ्यूजन, क्योंकि हम इसको जो HONEST, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट यानी ओ क्या है, वॉवेल्स है, यानी स्वर है, इसलिए हम एन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन, ऑनेस्ट मैन, द सन। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कल पढ़ा भी था कि ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं, अ का यूज जो करते हैं केवल जो ऐसे वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। वॉवेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं, ए आई ओ यू। और एन का एन का यूज जो हम करते हैं वो स्वर के लिए, जस्ट जो अभी बताया। ए का यूज हम कंसोनेंट के लिए करते हैं, जैसे बॉय गर्ल, अ बॉय, अ गर्ल। ठीक है, द का यूज जैसे पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम करते हैं, विशेष स्थान के लिए करते हैं, तो द का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछा है, द राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल, यानी आपको आर्टिकल के बारे में बताना ही है कितने प्रकार के, साथ में ये भी बताना है उस उदाहरण के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। अब आप खुद ही आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि जो वाक्य नीचे दिया गया है इसको कंप्लीट कीजिए प्लस सही आर्टिकल फिलअप करके। ठीक है, सही आर्टिकल के साथ। द गार्डन, ठीक, द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री। तो फ्रेंड द गार्डन हैड, यानी ए क्या है, वॉवेल्स है, तो एन एप्पल ट्री, ओ क्या है, यहाँ पे वॉवेल्स है, तो एन ऑरेंज ट्री, एंड जी क्या है, कंसोनेंट्स, तो हम यहाँ पे ए। तो इस तरीके से हो जाएगा, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। अगला जो प्रश्न है, राइट इज आवर नेशनल फ्लावर, देन इसका आंसर होगा लोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट द फॉलोइंग फिगर
इन वर्ड्स 14, 97, 49 इसको लिखना है वर्ड्स में। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। यू डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप अपना काम नियमित रूप से करें। इसको हमको चेंज करना है क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप सभी को पहले इसे हमने अवगत कराया था। तो जो सेंटेंस होते हैं वो 6 टाइप, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ कह रहे हैं यू डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप जो अपना काम है इसको नियमित रूप से करो। हम इसको नेगेटिव में अगर चेंज करते हैं नकारात्मक वाक्य में, तो हो जाएगा यू डोंट, यानी यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप अपना काम नियमित रूप से नहीं करो। ठीक, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सेंटेंस दिया है, जो अंडरलाइन है एडजेक्टिव, इसको वर्ब में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या बता रहा है, इसका विशेषण बता रहा है। जो पहला सेंटेंस दिया है वो इसको मतलब विशेषण है, इसको चेंज करना है किसमें, तो वर्ब में। किस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कह रहे द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस। प्रोस्पिरस मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, यानी द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस, यानी जो ईमानदारी होती है, या कह सकते हो जो ईमानदार होगा वो समृद्ध होगा। अब यहाँ पे समृद्ध यानी क्या कह रहा है, उसका एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है। इसको हमको किस में चेंज करना है, वर्ब में। देन हम इसको चेंज कर सकते हैं, वाक्य आपका सेंस वही आएगा, लेकिन हम इसको वर्ब में चेंज करेंगे। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो गरीब नहीं होगा। देन एक ही सेंस आया, द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस, द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। ठीक, अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर महेश टीच अस साइंस, यानी जो पहला वाक्य है इसको किसमें चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में। तो हम इसको इस तरीके, यानी पहला कह रहा है मिस्टर महेश टीच अस साइंस, यानी महेश हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, वी आर टॉट टू साइंस बाय महेश, यानी हमें महेश ने विज्ञान सिखाया, या आप कह सकते हो हमें महेश के द्वारा विज्ञान सिखाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको फैमिली बफेलो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, फैमिली फैमिलीज, बफेलो बफेलोज। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। ठीक, यानी जो 8वां महीना होता है वो कौन सा होता है, 10वां मंथ कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है 8वां मंथ जो है अगस्त है, अगर यहीं पे 9th पूछ दिया होता तो आपका सितंबर यानी सितंबर। 10वां मंथ जो होता है अक्टूबर, 12th मंथ जो होता है वो होता है दिसंबर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन इजी पूछ ले जाते हैं, देख सकते हो 2016 का पूछा वो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे जो संज्ञा क्या है। ठीक, द क्राउड वॉज वेरी बिग, यानी आप कह सकते हो कि जो भीड़ थी बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर जो क्राउड है वो क्या है, नाउन है। अगला जो क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे ये बताना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी कह रहा है कि जहाज ने भारी क्षति का सामना किया। तो यहाँ पे हैवी यानी क्या है, एडजेक्टिव, यानी भारी। भारी क्या है, उसका एडजेक्टिव बता रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव क्या है, तो हैवी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। देन इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक with correct pronoun. We always like boys who speak the truth. यानी आप कह सकते हो हम हमेशा उन लड़कों की तरह हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। We always like boys who speak the
ट्रूथ। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रामा हेल्प्स हरी, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जो आपका सेंटेंस दिया है, जैसे आपने बोला, इसको जो चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा वी वर स्पीकिंग, यानी आप बोल रहे थे। आपने बोला और आप बोल रहे थे, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देख सकते हो पैसिव वॉइस से बहुत ज्यादा प्रश्न। सी इनवाइटेड मी, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग। नेक्स्ट प्रश्न है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे जो नाउन कौन कौन सा है इस वाक्य में। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। जतिन हिंदी उर्दू ये क्या है, सभी नाउन है। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक, ठीक है। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी जो शीशा है सभी धातुओं में भारी है। इसको हम क्या कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलना करना है, तो लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी जो आपका शीशा है उन सभी धातुओं में क्या है, बहुत ज्यादा ही भारी है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी क्या एक धातु से शीशे की तुलना की जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमाइन। टेक एज मच एज यू वांट। पहले भी हमने ये क्वेश्चन 2017 के जितने भी पूछे हुए प्रश्न डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज्यादा बड़ा करना है। हम शॉर्टली में तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा बड़ा करके बताना है। आई होप टू पास द टेस्ट। क्या है, सेंटेंस शॉर्ट है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। 2019 के पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हो जाएगा ही स्टोल माई बुक। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश सो टू विन द रेस। क्या फिलअप होगा, टू या फिर टू, यानी टू या फिर टू। तो यहाँ पर होगा ही इज टू शो टू विन द रेस। अगला क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ। देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन है ग्रामर के क्वेश्चन है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट, मोर रेडर। तो यहाँ पे होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी। देन इसको हम चेंज कर सकते हैं नेगेटिव में, आई वॉज स्पीकिंग नोबडी। ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। नेक्स्ट प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देख सकते हो पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, लीड इज कंपैरेटिव डिग्री था और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। देन इसका आंसर हो जाएगा लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए सुपरलेटिव, ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, कॉम्पैरेटिव डिग्री, ये जितने भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, हर एक टॉपिक का आप सभी को वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
आई विल सी यू डैश 4:15 PM। यहाँ पे फिलअप करना है तो आप सभी को पता है कभी भी टाइमिंग बताना हो तो ऐड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यू वर स्पीकिंग टू समवन। इसको पास्ट परफेक्ट में आप सभी को पता है हैड बीन का यूज लगता है तो हो जाएगा यू हैड बीन स्पोकन, ठीक है, स्पीकिंग टू समवन। तो इस तरीके से जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे पूरा खत्म हो गए पवन सीरीज के। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के ये डाउट होंगे कि बहुत भारी लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जितने भी अब देखिए आप सभी को इसके अकॉर्डिंग पता लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो हम टेंस, सेंटेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कंपैरेटिव, ठीक है, जो आपका आई थिंक जो नाउन प्रोनाउन ये जितने भी हैं, ठीक, आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। अब मात्र केवल लॉन्ग क्वेश्चन शेष रह गया है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की क्लास जो है वो डेली आती है तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका इंग्लिश में 25 नंबर जरूर आएगा। अब आप कितना प्रयास कर रहे हो, क्योंकि मैं देखिए इसमें विस्तार से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो शेष रह जाएंगे, ठीक। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।